जी, अब हम इसके एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड की कुछ मज़ीद बातें रह गई थी कि आप ये ज़हन में रखें कि जब पीरियड नंबर 3 में हम अल्कली मेटल से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी जो बहुत एक्सट्रीम लेफ़्ट पे पीरियड है में एलिमेंट है सोडियम दैट बिलॉन्ग्स टू अल्कली मेटल्स, और जो उस एक्सट्रीम कॉर्नर पे है वो ज़ीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कहते हैं नोबल गैसेस। उसको अभी हम छोड़ देते हैं नोबल गैस को। बहुत सारे ट्रेंड्स में हम नोबल गैस को कंसिडर नहीं करते। द रीज़न इज़ कि आपको पता है कि उनका बिहेवियर बाकी तमाम एलिमेंट से डिफरेंट है, उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो बहुत सारी उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डेविएट कर जाती हैं। तो आप नोबल गैसेस को अगर एक्सक्लूड करें और हैलोजन तक अपने आप को कंसिडर बाउंड रखें, तो सोडियम से लेकर हैलोजन तक एटॉमिक रेडियस इट इज़ डिक्रीजिंग, या इन अदर वर्ड्स कोवलेंट रेडियस में हम ज़्यादातर एक्सप्रेस करते हैं, या आयनिक रेडियस में टर्म को एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक रेडियाई को, क्योंकि आपको पता है कि इनमें से बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो या तो आयंस बना रहे हैं या कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। तो अगर कोई एलिमेंट आयनिक फॉर्म में है तो ऑफकोर्स उसके रेडियस के लिए टर्म आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस यूज़ होगी। अगर कोई एलिमेंट जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है तो वो फिर जो उस केस में पर्टिकुलर टर्म कोवलेंट रेडियस यूज़ होगी। तो दोनों के ट्रेंड्स जो हैं वो सेम है कि कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इट डिक्रीजेज, और इसके रिज़ल्ट में आप ये कह सकते हैं कि सोडियम विल बी हैविंग द मैक्सिमम साइज़ इन इट्स पीरियड और क्लोरीन विल बी हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज़ इन द पीरियड। और उसके बाद अब नोबल गैसेस को हम अलग से डिस्कस करेंगे। नोबल गैस डेविएट कर जाती है साइज़ के मामले में, इसका जो साइज़ है वो उसके पीछे आने वाली हैलोजन से बढ़ जाता है, यानी सोडियम से क्लोरीन तक तो आपका ट्रेंड स्मूथ है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से द एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई इट इज़ डिक्रीजिंग। यहाँ पर आपको वैल्यूज़ भी गिवन है और उससे भी ये चीज़ ऑब्वियस है। लेकिन जो नोबल गैस है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ कर जाता है अपनी प्रीवियस हैलोजन से। इसकी ये लिखी हुई है यहाँ पर लाइन। इसकी रीज़न जो है, इसकी रीज़न ये है कि आपको पता है कि नोबल गैसेस के अंदर जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हैं, यानी आउटर मोस्ट शेल इसका कंप्लीट है। यानी अगर हम कंपेयर करें बाकी तमाम एलिमेंट से तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वैलेंस शेल के अंदर वो आर्गॉन में मौजूद होंगे। तो इसकी वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू ऑल वो मैक्सिमम होंगी यहाँ पे। बाकी तमाम में आप कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जाते हुए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस बहुत बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से साइज़ जो है वो अ लिटिल बिट एक्सपेंड कर जाता है। इसके अलावा दूसरी रीज़न ये है कि आपको पता है कि नोबल गैसेस तो किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं शो करती, वो तो मोनोएटॉमिक फॉर्म में रहती हैं, तो इसकी वजह से तो इसके लिए की टर्म यूज़ की जाती है दैट इज़ वैन डर वाल रेडियाई इंस्टेड ऑफ एटॉमिक रेडियस या इंस्टेड ऑफ आयनिक रेडियस। तो अगर हम कंपेयर करें वैन डर वाल रेडियाई को इन दोनों टाइप्स ऑफ रेडियस के साथ जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं एटॉमिक या आयनिक, तो वो बड़ा होता है क्योंकि वो किसी के साथ उसने बॉन्डिंग नहीं बनाई हुई होती। तो वैन डर वाल रेडियस इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन दिस। तो ये दो रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो इनर्ट गैसेस का साइज़ है वो अपनी हैलोजन से ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने टेबुलर फॉर्म में आपको यही चीज़ शो की हुई है कि ऊपर से नीचे आएँ तो देखें एटॉमिक और आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, और ये हम बात डिस्कस कर चुके हैं ड्यू टू इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ शेल्स। यहाँ पर से यहाँ जाते हुए पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है वो आपको बता रहे हैं कि डिक्रीज़ करता है एटॉमिक रेडियस, और उसकी रीज़न क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, जिसके लिए वर्ड यूज़ किया था हमने इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो डू यू नो के अंदर उन्होंने आपको दो इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं कि टाइम के साइज़ को कंपेयर किया हुआ है उसके पेरेंट एटम से, और एनाइन के साइज़ को कंपेयर किया हुआ है पेरेंट एटम से। तो के टाइम का साइज़ जो पेरेंट एटम से है वो स्मॉलर होता है। लाइक अगर मैं सोडियम और सोडियम प्लस वन इन दोनों के साइज़ को कंपेयर करूं तो सोडियम प्लस वन इज़ स्मॉलर इन साइज़ देन इट्स पेरेंट एटम। इधर क्या रीज़न है? इधर रीज़न ये है कि आप देखें कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, लेकिन सोडियम प्लस वन में आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया हुआ है, तो 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो बढ़ गया। तो इससे आप ये जहन में रखें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका बढ़ जाता है और शील्डिंग कम हो जाती है। शील्डिंग कम किस वजह से हो जाती है कि आपने इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। A9 कैसे बनता है? A9 जो है वो इलेक्ट्रॉन एडिशन से बनता है कि आप आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं।
तो इसकी भी दो वजूहात हैं बढ़ने की साइज़ की एज़ कम्पेयर टू पेरेंट एटम। फॉर एग्जांपल लेट अस कंसिडर द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एंड क्लोराइड -1, क्लोराइड -1। इन दोनों के अगर हम साइजेस को कंपेयर करें तो इसमें भी यही है कि 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन है न्यूट्रल एटम में, लेकिन जब आप उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और प्रोटॉन्स का नंबर तो 17 ही रहेगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लें कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वीक हो जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किसकी आर्मी स्ट्रांग हो रही है, किसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से बढ़ जाता है तो साइज़ एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि उनके दरमियान एक रिपल्सिव फोर्सेस भी बढ़ जाती हैं। लेकिन जब प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन से, तो आप समझें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से साइज श्रिंक होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने यहाँ पर आपको बैच में शो की हुई हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन का फिनोमेना ये है कि आप एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। आप कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन आप इसमें से रिमूव करेंगे? द वन विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आपको पता है कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और सबसे ज़्यादा जो कम लीस्ट स्ट्रेंथ की अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। तो वही इजीली रिमूव हो सकता है, वही मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, द इलेक्ट्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, विच इज़ प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको वो बता रहे हैं कि एक न्यूट्रल एटम में के आउटर मोस्ट शेल में से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, यानी केटाइन फॉर्मेशन होती है, और ये देखें कि इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका निकल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन, कि जिसमें आप न्यूट्रल एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करें और एज अ रिज़ल्ट के पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाए। अब डेफिनेटली आपको पता है कि आपने न्यूट्रल एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को आज़ाद करके लाना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके लाना है, तो यू हैव टू फाइट विद द अट्रैक्टिव फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आपको उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके लाना है। ठीक है, अब उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चुंगल से आज़ाद करने के लिए, यू नीड टू सप्लाई एनर्जी। आपको वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, और वो जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको ज़रा आपको बताऊँ कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये एनर्जी हमेशा रिक्वायर्ड है, मीन्स कि आपको सप्लाई करना पड़ेगी, मीन्स कि आपको ये एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपने अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करना है। ठीक है, अब वो क्या है? टू रिमूव द मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस एटम टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ गैशियस आयन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। एक और चीज़ जो इसके अंदर आप नोट कर रहे हैं वो है गैशियस की टर्म यूज़ की हुई है। प्रीवियस क्लासेस में भी जब आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आइसोलेटेड गैशियस एटम का वर्ड यूज़ किया जाता है मोस्टली आयनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन में। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि हम सॉलिड स्टेट में और लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में आयनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं कर सकते, उधर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पर एटम्स की अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी। जब आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो वो सॉलिड की अट्रैक्टिव फोर्सेस को मतलब ओवरकम करने में यूज़, यानी आप समझ लें कि वहाँ पर सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होंगी और उसके बाद जाके कहीं आयोनाइजेशन का फिनोमेना होगा। तो अगर एक एलिमेंट है सोडियम, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है नेचर में, और एक एलिमेंट है क्लोरीन, वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो हम इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी को फिर कैसे कंपेयर कर सकते हैं जब एक सॉलिड स्टेट में और एक गैशियस स्टेट में? तो एक सिंपलेस्ट वे ये है कि आप इन एक डेफिनेशन का पार्ट बना दें, एक चीज़ को स्टैंडर्ड कर दें कि आपने हमेशा हमेशा गैशियस फेज़ में एटम्स को लेकर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिटर्मिन करनी है, बिकॉज देयर इज़ नो कंपैरिजन। दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल डिफरेंट आएंगी। सॉलिड स्टेट में जो आप आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करेंगे उसमें सबसे पहले उनकी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ब्रेक होंगी और फिर जाके वो आयोनाइज होगा। तो आपस में आप एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी को फिर किसी सूरत भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप ये समझ लें
कि गैशियस स्टेट के अंदर देयर इज़ वेरी लिटल अट्रैक्शन बिटवीन अदर पार्टिकल्स, जिसकी वजह से आप इसको कर सकते हैं, यानी तमाम एटम्स के इन्फ्लुएंस से, तमाम तरह के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन से गैशियस आयन जो होता है, वो गैशियस एटम जो होता है वो आज़ाद होता है। ठीक है, तो इसलिए आपने हमेशा गैशियस का वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है। अब फर्स्ट क्यों कहा गया? फर्स्ट इसलिए कहा गया क्योंकि ये न्यूट्रल एटम था, तो आप आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन एक पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन आप न्यूट्रल एटम से रिमूव कर रहे हैं, तो दैट्स वाई द फर्स्ट टर्म जो यूज़ इसमें की जाएगी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यूज़ की जाएगी। लेट अस सपोज कि आपने अब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, X+1 बना दिया, यूनी पॉजिटिव आयन बना दिया, अब आपने इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो उस सूरत में जो टर्म यूज़ की जाएगी कि जिसमें आप एक मोनो पॉजिटिव आयन या यूनी पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर रहे हैं, वो कहलाई जाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरीके से सो ऑन, अगर आप उसमें से भी डाई पॉजिटिव आयन बनेगा, डाई पॉजिटिव आयन में से एक और मजीद इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो दैट विल बी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो हम ट्रेंड्स देखेंगे वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को ही डिस्कस कर रहे हैं और उसी को देखेंगे। अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? वो एटॉमिक साइज़ है, न्यूक्लियर चार्ज है, शील्डिंग इफेक्ट जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, एंड नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल। स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि बेसिकली जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किस से डील कर रही होती है? वो अट्रैक्टिव फोर्सेस से डील कर रही होती है जो एटम्स और के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान मौजूद है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेगा वो इन रिटर्न आयोनाइजेशन एनर्जी को हाई करेगा, और कोई भी ऐसा फैक्टर जो उस अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक करने में हेल्प करेगा वो आयोनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करने में हेल्प करेगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी दैट टेल्स यू अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द न्यूक्लियस, कि कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, अब इसमें एटॉमिक साइज़ का और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपको पता है कि जो छोटे साइज़ के एटम्स होंगे उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, जो बड़े साइज़ के एटम्स हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होंगी, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस कर रहा होगा। एटॉमिक साइज़ का और आयोनाइजेशन एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़। ग्रेटर द एटॉमिक साइज़, lesser would be the ionization energy, smaller the atomic size and greater would be the ionization energy। ये आपस में दोनों इन्वर्स होते हैं। यही फैक्टर अप्लाई करके जब हम पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स के ट्रेंड्स को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं सोडियम से आर्गॉन तक आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, तो एटॉमिक साइज़ क्योंकि हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि वो डिक्रीज़ कर रहा है फ्रॉम सोडियम टू आर्गॉन, तो रीज़न यही है कि एटॉमिक साइज़ इज़ डिक्रीजिंग, दैट्स वाई the ionization potential is increasing from sodium to argon। यहाँ पर कुछ anomalies आती हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिंपल ट्रेंड्स डिस्कस करें। नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैंने आपको जैसे बताया कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करेगा वो इन रिटर्न आयोनाइजेशन पोटेंशियल को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज का जो फैक्टर है ये हमेशा हमेशा आप पीरियड में देखते हैं, तो पीरियड में ही ये एक्सप्रेस होता है, एक्सक्यूज़ मी, पीरियड में ही एक्सप्रेस होता है। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ जाते हुए, सोडियम से आर्गॉन तक जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज इट इज़ इंक्रीजिंग। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इफेक्ट जो है, जैसे मैंने आपसे कहा था न्यूक्लियर चार्ज हमेशा पीरियड के ट्रेंड को जस्टिफाई करने के लिए यूज़ होता है। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा से ग्रुप के ट्रेंड को नज़र आता है, मतलब एक्सप्लेन करने में यूज़ होता है। शील्डिंग इफेक्ट कभी भी आप पीरियड में डिस्कस नहीं करेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हम पढ़ेंगे उसका ट्रेंड है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड है। अगर आपने वो पीरियड में जब भी एक्सप्लेन करना है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव रीज़न विद रेफरेंस टू द न्यूक्लियर चार्ज। और अगर आपने कोई रीज़न देनी है ग्रुप में कोई भी ट्रेंड एक्सप्लेन करना है तो उधर आपने जो रीज़न देनी है दैट विल बी शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट ये है कि जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के और आउटर मोस्ट शेल के, जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए हम वर्ड यूज़ किए करते हैं इंटर वीनिंग इलेक्ट्रॉन्स, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स, वो शील्ड कर देते हैं, वो स्क्रीन कर देते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्सेस से। ठीक है, यानी बेसिकली दिस इफेक्ट विल डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है दैट विल डिक्रीज। और ये मैंने आपको बताया कि स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा ग्रुप में आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो शील्डिंग भी इंक्रीज़ करती है। बेसिकली आप कह सकते हो शील्डिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो शील्डिंग बढ़ेगी, शील्डिंग बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस को ये वीक करने वाला फैक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ ऑर्बिटॉल। ऑर्बिटॉल की नेचर आपको पता है S P D F, ये 4 तरह की नेचर के ऑर्बिटॉल्स मौजूद हैं। अगर एक पर्टिकुलर n है, फॉर एग्जांपल फोर्थ शेल का मैं S ले लेती हूँ, फोर्थ का ही P ले लेती हूँ, फोर्थ का D एंड फोर्थ का F, और उसको कंपेयर करती हूँ आपस में, तो ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द 4s ऑर्बिटल इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इट इज़ मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, तो दैट्स वाई उन इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ से रिमूव करना दैट विल बी कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट। तो आप ये समझ सकते हैं कि एस इलेक्ट्रॉन्स दे आर मोर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस, दे विल रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव, और पी के इलेक्ट्रॉन्स उसके बाद, और फिर डी के इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन लेटर ऑन एफ के इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू।